चैप्टर की तरफ आ चुके हैं बेटा, जो कि है अपना बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जो होता है बेटा, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, एंड दूसरा जो है उसके एप्लीकेशन के ऊपर है। ठीक है। तो ये हर्बर्ट बोयर है बेटा, जैसे कि आपको पता है स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने 1972 में पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। ठीक है। बोयर एंड कोहेन के बारे में लिखा हुआ है बेटा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1972 में सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था, तो वो है बेटा स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है बेटा। इन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म को यूज किया था बेटा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली है। जितना मैं बोलते जाता हूँ उतना ही अपन याद रखेंगे इसमें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे अपन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीज़ें करने वाले हैं। अपन बहुत सारे बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरसेस, इनका यूज़ करके इंसुलिन, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़, ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड डिज़ायर्ड जीन्स जीन्स को कैसे ऑब्टेन करना है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये है ह्यूमन का डीएनए। ठीक है। एंड इस इंडिविजुअल में ताकत नहीं है कि वो इंसुलिन बना पाए। तो अपन क्या करेंगे, यूनिवर्सल होता है बेटा, ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कुत्ते के इससे या फिर किसी और इंसान के अंदर से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको इसमें डाल दिया। ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो कि ये ई कोलाई के अंदर आ चुका है, और ये ई कोलाई फिर इस डिजायर्ड जीन्स को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को डुप्लीकेट करेगी। तो आपको पता है अपने को बहुत सारे, ढेर सारे ऐसे जीन्स मिल जाएंगे या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे जो इंसुलिन प्रोडक्शन करेंगे, एंड ये फिर अपन इंसर्ट कर देंगे ह्यूमन के अंदर। वेरी क्लियर बेटा। तो कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, एंजाइम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपन चीजें कर सकती है। ठीक है बेटा। तो इसको अपन कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि हु वाज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन याद रखेंगे इसका नाम है बेटा पाउल बर्ग। ठीक है। पाउल बर्ग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। या फिर फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें आपकी एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ ये चीज अंडरलाइन कीजिए कि क्या है ये। ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत सारी प्रोसेस आने वाली है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी एक तरह की बायोटेक्नोलॉजी है। दूध से दही बनना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है बेटा। ठीक है। एंड छोटी छोटी जो चीजें अपन डे टू डे लाइफ में करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन बायोटेक्नोलॉजी बेटा। ठीक है। चलिए, ओके। ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं बेटा। नाउ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, ये ईएफबी ने बेटा डेफिनेशन दी है, जो कि इस तरह से है: द integration of natural science and organism cells, part thereof and molecular analogs of the products and service। ठीक है बेटा। तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ऑर्गेनिजम्स का या उसके सेल का या उसके पार्ट्स का ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाया जाए जो कि मॉडर्न मैन के लिए बेनिफिशियल हो बेटा। ठीक है। यही चीज यहाँ पे की गई है। अब इसमें आता है बेटा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपल्स क्या है? देर आर मेनली टू कोर कंसेप्ट विच इनेबल द बर्थ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को पैदा करने के लिए एंड इसको ये बनाने के लिए दो कोर कंसेप्ट आते हैं बेटा, जिसको अपन बोल सकते हैं। नंबर एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है? आपको पता है बेटा, क्योंकि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि बिल्ली है, बिल्ली में भी सेम एंजाइम है, तो डीएनए का जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा, प्रोटीन सीक्वेंस सेम रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ई कोलाई है, ई कोलाई में भी अगर कोई तो भी जेनेटिक कोड्स है तो ह्यूमंस में भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल इंसुलिन उसके बॉडी में बन रहा है, जो कोड्स उसको बना रहे हैं, सेम इंसुलिन को बनाने वाले कोड्स जो रहेंगे यूनिवर्सल कोड्स होते हैं बेटा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से
दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करके अपन अपना जेनेटिकल मटेरियल या फिर जो चीज़ें अपने को चाहिए वो बना सकते हैं। ठीक है बेटा? तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लाज्मिड है या कोई तो भी अ, वेक्टर है एंड इसके ऊपर अपने अपने अपन ने अपना डिजायर्ड जीन लगा दिए। ठीक है बेटा? तो ये क्या बन चुका है? अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन चुका है जो अपना काम करेगा। ठीक है? मतलब इसको अगर अपन ने बोले कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए इसके अंदर मिला दिया, तो ये ई कोलाई क्या कराएगा? ये ई कोलाई अभी इंसुलिन प्रोडक्शन में काम आने वाला है। इसको अपन डाल देंगे बायो रिएक्टर में एंड उससे भरपूर मात्रा में अपन इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेटा। तो यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है बेटा कि अपन ने जो डिजायर्ड जीन्स है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं एंड इसके बाद उसका जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, उसके फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज आएंगे। ठीक है बेटा? तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जो भी उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है? इसके बाद आता है बेटा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू ग्रो ओनली दोज डिजायर माइक्रोब्स विच लार्ज क्वांटिटीज विच आर विल बी हेल्पफुल इन प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स वैक्सीन। तो अब जो अपना डिजायर्ड हो चुका है जेनेटिकल इंजीनियरिंग होने के बाद उसने अपन ने उसके अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल दिए। अब इसका क्या करेंगे बेटा? अ, इससे अपना अपन एंटीबायोटिक बना सकते हैं, इससे अपन वैक्सीन बना सकते हैं, इससे अपन वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम बना सकते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने जितना अंडरलाइन किया है उतना ही अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले ये जो टेक्निक है जेनेटिकल इंजीनियरिंग की, ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग की टेक्निक में क्या-क्या चीज़ें अपन यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना है। मतलब डिज़ायर्ड जीन्स को एक किसी तो भी होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए या फिर इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे बेटा। ठीक है? एंड यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। अब ये जो डिज़ायर्ड जीन है एक होस्ट के अंदर जा चुका है तो उसका क्या करेंगे? डुप्लीकेशन करेंगे। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है? एंड फिर इस जीन को जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेटा टारगेट ऑर्गेनिज़्म में ये सारी चीज़ें आती है। तो अपने को इसको याद रखना है कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन डीएनए होगा एंड यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। ठीक है? ये सारी चीज़ें आने वाली है इसमें। ओके? ये पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बताया गया बेटा, सिर्फ़ एक चीज़ बताई गई है कि कैसे एक क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जीन को अपन डालेंगे एंड उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। मतलब उसके अंदर ओरिसाइट होगी जो उस जीन को कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करते चलेगी। ठीक है बेटा? अपन एक ऐसा वेक्टर नहीं लेंगे कि जिसके अंदर रेप्लिकेशन की ताकत ही ना हो। अपने को एक ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा कि जहाँ पे और रेप्लिकेशन की ताकत बहुत ज़्यादा हो। वो एन एन नंबर ऑफ खुद के मल्टीपल ये कर पाए, डुप्लीकेट कर पाए एंड डिज़ायर्ड डीएनए जो एलियन डीएनए जिसको अपन बोलते हैं बेटा, उसको भी वो डुप्लीकेट कर जाए। ठीक है बेटा? तो कभी-कभी इसको एलियन डीएनए बोलते हैं या इसको पैसेंजर डीएनए बोलते हैं, इसको डिज़ायर्ड डीएनए बोलते हैं। ठीक है? बहुत अलग-अलग नाम है बेटा इसका। इसको एलियन डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है? तो इतना अपन याद रखेंगे इसको कि इसका क्लोन करना ज़रूरी है ताकि वो मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ द डीएनए एंड जिससे अपना काम चल जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने ई कोलाई के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स को डालना है, तो वो काम करना चाहिए, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ ई कोलाई बनने चाहिए, यही उसका मकसद है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ आपको इतना अंडरलाइन करना है बेटा। देखिए, आपको पता है कि प्लाज़्मिड क्या होता है? प्लास्टिड नहीं बोल रहा हूँ, प्लाज़्मिड बोल रहा हूँ। ठीक है? तो आपको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई ऑर्गेनिज़्म है, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल तो ये है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल डीएनए हो सकता है। ठीक है बेटा? तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज़्मिड बोलते हैं। प्लास्टिड क्या होता है बेटा? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वाली चीज़ होती है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन बात करें प्लाज़्मिड की, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। अब यहाँ पे क्लियर कट नाम लिखा है बेटा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम इस बैक्टीरिया के ऊपर स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन दोनों ने इस्टेब्लिश किया था, इसको आइसोलेट किया था एंड इससे फिर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया गया था बेटा। ठीक है? तो इनको इसके लिए फिर शायद नोबेल प्राइज़ भी मिला था बेटा। ठीक है? तो इसको अपन याद रखेंगे कि 1972 में हर्बर्ट कोहेन एंड बोयर ने मिलके
आरडीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ये बनाया था बेटा, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ किया था बेटा? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वाज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। ये बहुत 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। देखिए बेटा, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें दी गई है, जैसे कि मॉलिक्यूलर सीज़र्स। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स काम आने वाले हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर टर्मिनल फॉस्फेटेज, ठीक है, या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है बेटा। तो ये जो एंजाइम्स है अलग-अलग काम करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको अपन मॉलिक्यूलर सीज़र भी बोलते हैं, केमिकल सीज़र, सिलेक्टेबल कटर, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। तो डीएनए को एक पर्टिकुलर अंदर से काटने के लिए, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स चेन से काटने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे। अगर आपको पता है कि अगर आप कट कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए को एक जगह से कट कर चुके हैं, अब आपको इसको एक स्पेसिफिक इस पे जोड़ने का है, तो आप क्या यूज़ करोगे? डीएनए लाइगेज़, लाइगेज़ मतलब जोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है बेटा। 11th क्लास में इसी चैप्टर में लेक्चर में आपको ऑलरेडी इनिशियल वे में बता चुका हूँ बेटा कि जो बायोमोलिक्यूल्स थे इसमें लाइगेज नाम के एंजाइम थे बेटा, जो जोड़ने वाले थे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंजाइम में मैंने पढ़ाया था ना बेटा, ठीक है। चाहिए तो आप रिवर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा, इसके बाद क्या आएगा आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। एमआरएनए को यूज करके डीएनए बना लेता है बेटा, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर इसके अलावा भी आप ऐसे बोल सकते हो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको पता है बेटा कि ये टर्मिनल फॉस्फेट को रिमूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज होने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर सीजर वाला है, इसको अपन बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है बेटा। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक वे में कट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो उसको वेक्टर के ऊपर जोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है बेटा, वो बोल रहा है कि डीएनए लाइगेज इज हेल्प इन जॉइनिंग द एंड्स। डीएनए एंड को अगले वाले से जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे। अब हो चुका है, अब जुड़ चुका है, अब इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। रेप्लिकेट करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे बेटा? क्लोनिंग कर देंगे। सबसे पहले तो इसको जो वेक्टर है उसके अंदर डालेंगे एंड उसके बाद इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्लोनिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। ये अब नेक्स्ट चीज आ चुकी है बेटा, हेंस इन देयर आर बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि 3 बेसिक स्टेप में ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर जीन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म को आपको सिलेक्ट करना है कि यार इसकी एक स्पेसिफिक पावर मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक स्पेसिफिक एनिमल है जो जुगनू वगैरह टाइप जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? ये दिन में सूरज की रोशनी को लेते हैं एंड रात में इसी को स्टोर करके एमिट करते हैं, ठीक है। तो ये पावर अगर मुझे चाहिए तो मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है एक डिजायर्ड जीन का। अब मैं उस डिजायर्ड जीन्स को ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया? मैंने अपने डिजायर्ड जीन्स को ढूंढ लिया, ठीक है। ये स्टेप 1 है। इसके बाद क्या बोल रहा है? इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। मतलब अब ये जो डिजायर्ड जीन है, इसको डीएनए है, इसको होस्ट में डालूंगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड ये सारी चीजें, ठीक है। उसको कट करूंगा, उसको वेक्टर के जो डीएनए है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रासेलुलर प्लाज्मिड है, उसमें उसको लाइगेट कर दूंगा एंड उसके बाद उसको होस्ट में डाल दूंगा। ये हो गया। अब इसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब अब जब वो क्लोन करेगा, जब वो ऑफस्प्रिंग जब वो जो वेक्टर है वो डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करता जाएगा, तो आपको पता है बेटा कि इसके जो ऑफस्प्रिंग है, इसमें भी वो डीएनए डिजाइड चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब वो उसके अंदर किस तरह से काम कर रहा है प्रॉपरली? जो होस्ट है, ट्रांसफर डीएनए इट टू इट्स ऑफरिंग ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रॉपरली जा रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है बेटा, है ना। अब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? सबसे पहले आपको पता है कि इसमें बहुत सारे टूल्स यूज होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है एंजाइम्स, ठीक है। तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है बेटा, ठीक है। तो
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेजेस जोड़ने वाले वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था बेटा कि बहुत अलग-अलग तरह के एंजाइम्स है, लाइगेजेस है, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है, इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज़ है, ये तो यूज़ होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले भी आप ऐसे बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल को सेल में से निकालते समय भी बहुत सारे अलग-अलग एंजाइम्स यूज़ करेंगे, जिनको अपन बोलते हैं बेटा लाइसिंग एंजाइम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि ये एक सेल वॉल है, ठीक है? ऐसे मानते हैं कि ये एक सॉरी प्लांट सेल है, ठीक है बेटा? तो आपको पता है बेटा कि आउटर मोस्ट तो सेल्युलोज़ रहेगा, ठीक है? उसके बाद प्लाज़्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए रहेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डीएनए चाहिए, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से बना हूँ अंदर। तो आपको कहीं न कहीं सबसे पहले ये जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है बेटा, सॉरी ये जो सेल वॉल है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको सेल्यूलेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल वॉल कैसे बनी होती है? ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज़ से, ठीक है? तो आपको सेल्यूलेज़ नाम का एक एंज़ाइम ये करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये आउटर मोस्ट वॉल हट जाएगी। अब बची इसके बाद वाली वॉल। तो आपको पता है बेटा कि ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है बेटा, एंड प्रोटीन भी होता है इसमें। तो कहीं न कहीं मेरे को 2 तरह के एंज़ाइम इसमें यूज़ करना पड़ेगा। लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस। जब लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस मैं इसके ऊपर यूज करूंगा, तो इसकी जो दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हट जाएगी, ये हट गई, ठीक है बेटा? अब क्या बचा है? अब यहाँ पे बचा है सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो भी वो ये रहेंगी, ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम रहेगा, वो अपन जब इसमें डालेंगे तब वो भी हट जाएगा, एंड अपने को अब फाइनली क्या मिलेगा? अपने को फाइनली अब डीएनए मिलेगा, ठीक है? तो आइसोलेट करते टाइम पे भी प्राइमरी या फर्स्ट टाइप के एंजाइम्स होते हैं बेटा, सेल्यूलोज, पेक्टिनेज, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, इनका यूज करेंगे। जब अगर डीएनए आइसोलेट हो गया, तब उसके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेजेस, ठीक है? ये दूसरे सेकंड टाइप के एंजाइम्स की कैटेगरी में आता है बेटा। तो आपको समझ गया? यहाँ पे ये सब ना मेंशन नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है? ये जो पार्ट है ना, ये आपको पेज नंबर 199 या 198 के आसपास दिया है बेटा, वो कि पहले आइसोलेट कैसे करना। मेन तो सबसे पहले वो बताना चाहिए कि आप पहले प्लांट सेल में से या एनिमल सेल में से उसको आइसोलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन एंजाइम्स के बारे में बताना चाहिए। फिर ये डीएनए आइसोलेट जब हो गया, तब उसके साथ अपन क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जगह से अपन उसको कट कर रहे हैं, ए या टी वाली जगह से। तो ये तो बात की प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस को थोड़ा हटा दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है बेटा? तो अपन इसको याद रखेंगे कि पहले वो एंजाइम्स होते हैं, उसके बाद लाइगेजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, एंड ये सारी चीजें यूज होता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको एंजाइम पता है बेटा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है बेटा, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट वाज डिस्कवर्ड या फंक्शनैलिटी जिसकी किए थे बेटा, वो था हिंद 2, ठीक है? तो आपको पता है ये हिंद 2 जो होता है, वो स्टिकी एंड देता है। अच्छा, अगर आप इसके डिटेल में बहुत ज्यादा जाएंगे बेटा, तो हिंद 2 ब्लंट एंड भी देता है स्पेसिफिकली, ठीक है? लेकिन वो कुछ अलग अलग केसेस में देता है बेटा। एनसीईआरटी में अगर आप उसका डायग्राम देखेंगे पेज नंबर 196 पे, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन इको R1 जो है, सॉरी हिंड टू ना, हिंड टू, सॉरी हिंड टू तो आपका ये देगा बेटा, हिंड टू आपका ब्लंट एंड ही देगा, सॉरी हिंड टू ब्लंट एंड ही देता है, ठीक है? ब्लंट एंड, ठीक है? एक एक काम करता है बेटा, मैं आपको यही के यही एक पूरी लिस्ट दे देता हूँ कि कौन से एंजाइम किस तरह का ये देता है करके, ठीक है? तो जैसे कि आपके सामने एक लिस्ट आ चुकी है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है स्टिकी एंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है बेटा, एनसीईआरटी के में नहीं दी है ये लिस्ट, लेकिन अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो जो स्टिकी एंड देते हैं, उसको अपन बोलेंगे भेष। क्या बोलेंगे इसको? भेष बोलेंगे। जो स्टिकी एंड देते हैं वो भेष है, एंड जो ब्लंट एंड देते हैं वो श्वाह है। क्या है? स्वाह,
ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे बेटा। स्टिकी एंड देने वाले हैं भेष, तो भेष में अपन याद रखेंगे BAMH 1, ठीक है बेटा। इसके बाद बाम, इसके बाद H से Hind 3, ठीक है बेटा। Hind 3 जो है वो स्टिकी एंड देता है। ई से इको R1, ये भी स्टिकी एंड देता है बेटा। एंड Sal 1, ये भी स्टिकी एंड देता है। ब्लंट एंड देने वाले बेटा है SMA 1, ठीक है, SMA 1, Val 1, ये भी ब्लंट एंड देता है बेटा। Alu 1, ये भी ब्लंट एंड देता है। Hind 2 जो है ब्लंट एंड देता है बेटा। Hind 3 जो है वो स्टिकी एंड देता है। एंड HAE 3, ये भी ब्लंट एंड देता है। तो ये तीनों चारों नाम आप लिख लीजिए बेटा एनसीईआरटी के बाजू में, कि किस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस किस तरह का कट करता है। ठीक है, कट कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसको जरूर एक बार याद रख लीजिए। ठीक है बेटा, स्टिकी एंड ब्लंट, स्टिकी का रहेगा भेष एंड ब्लंट का रहेगा शैप। ठीक है, एक और बात इसमें अपन याद रखेंगे बेटा कि हर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसके अंदर नेचुरली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन वो खुद के डीएनए को कट नहीं करता, क्योंकि उसमें होता है बेटा मिथिलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इस चीज को भी अपन याद रखेंगे। ओके, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज Hind 3। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है बेटा, तो आपको पता है कि दिस इज स्पेसिफिक सीक्वेंस आर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह से वह सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है बेटा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है फॉर Hind 2। बिसाइड्स Hind 2 वी नो देयर आर 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अभी तक अपन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर एंड आइसोलेट कर चुके हैं। कितने बैक्टीरिया में से? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अपन निकाल चुके हैं बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर नीचे साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है बेटा कि कैसे अपन नाम रखते हैं किसी भी एंडोन्यूक्लियस का या फिर एंजाइम का। ठीक है, तो आपको पता है बेटा इसमें जो ई लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को R1 में ई रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस। इसके बाद CO जो है, CO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद R जो है, आपको पता है बेटा ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसके बाद जो 1 दिया है, इको R1। ठीक है, इको R1, ये जो 1 है बेटा कि एंजाइम किस ऑर्डर में यूज किए गए हैं, तो एंजाइम का ऑर्डर सीक्वेंस जो है उसको दिखा रहा है बेटा। तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जीनस। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर जो है वो स्ट्रेन को, एंड 1 जो है एंजाइम का ऑर्डर जो है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे वो चीज है बेटा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर लार्जर एंड क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस का ही पार्ट है। न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाले एंजाइम्स को आप बोलेंगे ना न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपको पता है बेटा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके भी दो प्रकार रहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये टर्मिनल पार्ट को या डीएनए को बाहर से कट करने के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, मतलब जो टर्मिनल पार्ट रहेगा या एंड ऑफ द डीएनए से रहेगा, वहां से अगर न्यूक्लियोटाइड को हटाना है तो अपन एक्सोन्यूक्लियस करेंगे। एंड अगर स्पेसिफिक अंदर वाले पार्ट से, किसी बीच वाले पार्ट से आपको कट करना है, स्पेसिफिक पोजीशन से आपको कट करना है, इधर बीच में से कट करना है, तो आप क्या यूज करेंगे बेटा? आप यूज करेंगे एंडोन्यूक्लियस। यही बात बोल रहा है वो। ठीक है, इसके बाद आपको पता है बेटा ये कैसे बना होता है? इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होते हैं बेटा। ईच डीएनए में क्या होता है? शुगर फॉस्फेट के बैकबोन्स होते हैं। ठीक है, एंड ये आपको पता है एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, मतलब अगर आप डीएनए को देखोगे इस तरह से, ये तो 3' एंड है, ये 5' एंड है, लेकिन ये वाला क्या रहेगा? 5' एंड 3' एंड। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं बेटा, एंड एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में मिलता है अपने को। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ मैडम। ठीक है, तो मैडम को मैं इधर से पढ़ूं
चाहे इधर से पढूँ, एक ही चीज़ है, वेरी क्लियर। जैसे मलयालम है बेटा, तो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है, मतलब इधर से भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा इधर से, ठीक है बेटा? तो ऐसे इमेजिन कीजिए ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है और ये जो है ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है। तो दिखाई दे रहा है ना आपको? 3 डैश एंड से 5 डैश एंड के तरफ आप पढ़िए, सेम चीज़ मिलेगी। यहाँ से भी 3 डैश टू एंड 5 डैश एंड, या फिर 5 डैश टू 3 डैश भी जाता है। देखिए, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 डैश टू 3 डैश जा रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? तो फिर से मैडम ही आ रहा है एंड 5 डैश टू 3 डैश जा रहे हैं, तब भी मैडम ही आ रहा है। तो कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो सीक्वेंस है वो सेम मिलेगा बेटा, ठीक है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस, है ना बेटा? ठीक है? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने कौन-सा एंजाइम यूज़ किया है, EcoR1 एंड अभी-अभी मैंने आपको बताया था बेटा, भेस में जो ई था, वो था EcoR1 और मैंने आपको बताया था बेटा वो किस तरह के एंड देता है, वो स्टिकी एंड में कट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इनको ऑर्डर दे दिया EcoR1 को कि भैया तुमको कट करने का है ए और जी के बीच में। क्या क्या मैंने इनको ऑर्डर दिया है? भैया तुमको जहाँ पे भी ए और जी मिले, उनके बीच में कट लगा दीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इसने वही ऑर्डर को फ़ॉलो किया। मैंने उसको बोला ए एंड जी के बीच में कट करो, तो उसने बोला ठीक है। अब देखिए कहाँ-कहाँ ए और जी मिल रहा है। देखिए ये पूरे सीक्वेंस में यहाँ पे एक ए और जी मिल रहा है एंड यहाँ पे एक ए और जी मिल रहा है। तो अब इसने क्या किया है, इसने पूरा ए और जी के बीच में कट कर दिया इस तरह से और इस तरह से। ठीक है बेटा? तो ये वाला जो एरिया था, ये पूरा का पूरा, ये तो उड़ जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि अपन ने ए और जी के बीच में कट कर दिया है। ठीक है? तो आपको इस तरह से मिल जाएगा एंड यहाँ पे भी ये जो फॉरेन डीएनए था, देखिए इको आरएन में ये तो वेक्टर डीएनए की बात चल रही है, लेकिन ये फॉरेन डीएनए है बेटा। फॉरेन डीएनए पे भी देखिए आप कहाँ पे ए और जी मिल रहा है बेटा, तो जी और ए यहाँ पे एंड समवेयर ओवर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है बेटा? तो दिखाई दे रहा है आपको कि इस वाले जगह से वो उड़ चुका है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से एंड ये वाला हिस्सा यहाँ से उड़ चुका है। तो इस तरह जहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन वो छोड़ देता है। देखिए ना यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया उसने छोड़ दिया है। ठीक है बेटा? ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया छोड़ देने की वजह से यहाँ पे अब स्टिकी एंड आ चुका है एंड स्टिकी एंड आने की वजह से ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन पे बहुत ईज़िली फिट हो जाएगा या ये वाला पोर्शन इस नहीं मतलब आप ऐसे टेक्निकली ये करेक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये फॉरेन डीएनए बेटा। तो ये फॉरेन डीएनए बहुत ईज़िली होस्ट डीएनए पे, वेक्टर डीएनए पे चिपक जाएगा एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका सीक्वेंस जो था सेम था। ठीक है? तो आपको पता है यहाँ पे भी एजी के बीच में कट किया था, यहाँ पे भी एजी के बीच में कट किया था। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में फिट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्टिकी एंड था। ठीक है? तो स्टिकी एंड की वजह से देखिए स्टिकी एंड कहाँ-कहाँ पे लगा? इको आर1 ने वेक्टर डीएनए पे भी लगा है, उसके बाद ये जो फॉरेन डीएनए था उस पे भी लगा है एंड इसकी वजह से स्टिकी एंड होने की वजह से ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अच्छे से बैंड चुका है। ठीक है बेटा? तो अब इसको एक एक और अच्छे से डायग्राम से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक है? इमेजिन कीजिए ये पहले का पूरा डीएनए था। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने कट लगाया है। ठीक है? इमेजिन करते हैं यहाँ पे भी एजी था, यहाँ पे भी जीए था। तो एजी एजी के बीच में तो कट ना करना था, मतलब यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया। ठीक है? एक वेक्टर डीएनए था, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे भी एजी एजी के बीच में कट कर दिया, ठीक है? अब इसने क्या किया कि इस एजी को यहाँ से उड़ा डाला, ठीक है बेटा? और ये एजी को यहाँ से उड़ा डाला और ये एजी अब कहाँ जाके जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हो गया ना भैया? ठीक है? तो इसको जोड़ने के लिए बाद में अपन ने लाइगेज का यूज़ करेंगे, लेकिन तोड़ने के लिए क्या यूज़ करिए? इको आर1 यही डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा? कितनी ईज़ी चीज़ है यार, ये बहुत ईज़ी चैप्टर है। ठीक है बेटा? चलिए इसके आगे चलते हैं अपन। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे दी है बेटा कि पैलिंड्रोम क्या होता है करके, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, एक ही चीज़ है। तो आप 3 डैश टू 5 डैश पढ़िए, ठीक है? या फिर नीचे से 3 डैश टू 5 डैश पढ़िए, एक ही चीज़ है क्योंकि दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है बेटा? चलिए तो यही चीज़ दी है यहाँ पे।
ठीक है बेटा, तो फिर से अलग अगेन 3 डैश टू 5 डैश एंड पे यहाँ पे आ चुके हैं बेटा। और मैंने अभी-अभी ऑर्डर दिया था ए और जी के बीच में कट करो, तो इसने मेरा ऑर्डर फॉलो किया इको R1 में एंड ए और जी के बीच में कट किया। तो आपको पता है बेटा इससे क्या मिले अपने को? अपने को मिले हैं स्टिकी एंड, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन छोड़ देता है वो एट द एंड, देयरफॉर जो स्टिकी एंड है वो बनते हैं एंड जल्दी से चिपक जाता है बेटा। इसको जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज़ करूँगा बाद में? तोड़ने के लिए तो मैंने इको R1 का यूज़ किया है बेटा, ठीक है? लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि जो जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ करूँगा बेटा, ठीक है? चलिए, तो अपने को एक आ चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना बन चुका है बेटा, ठीक है? चलिए, ये चीज़ अपने को पता चल चुकी है। तो देखिए स्टिकी एंड कैन बी जॉइन्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ये सेम जो चीज़ है अपन ने अभी-अभी देखी वही चीज़ है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एक फॉरेन डीएनए है, ठीक है? अब यहाँ पे वेक्टर प्लाज्मिड है, तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है? यहाँ से भी कट किया है, यहाँ से भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किया है, कट किया है। तो अब ये वाला जो पोर्शन था, इसको मैं इधर ले जाके जोड़ने वाला हूँ। तो दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, ये पूरा रेड से बना हुआ है बेटा और ये वाला जो पोर्शन है वो इधर से लाया हुआ है। तो लाइगेसेस जॉइन द डीएनए प्लाज्मिड एंड अब इसको क्या कर दूँगा मैं, इस जीन को होस्ट में डाल दूँगा बेटा, इस चर्चा कोलाई में डाल दूँगा एंड फिर ये डिवाइड करेगा, ठीक है? तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी है एंड अपने को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो था इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स था, जिसको मैंने ई कोलाई के अंदर डाल दिया है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब ये जो बात इसके बच्चे बने, इसके फर्दर बच्चे बनेंगे, इसके ई कोलाई के फर्दर डिवीज़न होंगे, उनमें भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन रहेगा एंड इसको अपन मैं बड़े से बायोरिएक्टर टैंक में डाल दूँगा एंड इससे मल्टीपल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई को मैं बनाऊँगा एंड इंसुलिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करूँगा, ओके? चलिए बेटा, तो अभी अपन ने क्या किए, ये आपका डीएनए है। डीएनए को बहुत सारे फ्रैगमेंट में कट कर दिए हैं, लेकिन इसमें से जो डिज़ायर्ड जीन है, इसको कैसे मैं सेपरेट करूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि इस डीएनए को मल्टीपल जगह से मैंने कट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं सीधा-सीधा एक वेल के अंदर डाल दूँगा एंड इस वेल में आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रोड होते हैं एंड इसमें एगारोस जेल डाल दूँगा। ये जो एगारोस जेल है, ये एगारोस जेल कहाँ से मिलता है मेरे को? रेड एल्गी से मिलता है बेटा, ठीक है? और आपको पता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डीएनए पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही ये जो डीएनए पार्टिकल्स है, इन फ्रैगमेंट्स को मैं वेल के अंदर डाल दूँगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वेल। तो यहाँ पे जो डीएनए है, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल वाला डीएनए है, वो सबसे आगे तक जाएगा एंड जो थोड़े मोटे वाले हैं, वो डिस्टेंस कम करेंगे बेटा। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है, इस वेल से अ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए, तो ये अपने को पता है अंडर एनोड वो जाएँगे, ठीक है बेटा? तो डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट, तो इस तरह से अपने को अलग-अलग डीएनए सेपरेट मिल चुके हैं यहाँ पे, छोटे से लेके मोटे, बड़े, ठीक है? अब इसमें से अपना जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, ये मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसको मेरे को आइसोलेट करने का है, ठीक है? तो ये कट चुका है और इसको सेपरेट हो चुके हैं वो, फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसको मैं बाहर निकालूँगा। वेरी क्लियर बेटा? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से जो अलग-अलग फ्रैगमेंट्स हैं, वो हो चुके हैं एंड वो सेपरेट भी हो चुके हैं। अब इसमें से ईज़िली मैं निकाल सकता हूँ, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? इसको आप बोल सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना? कौन-सा जेल यूज़ करते हैं? इसमें मैट्रिक्स क्या यूज़ करते हैं? एगेरोस मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जो कि रेड एल्गी से मिलता है बेटा, सीवीड्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन इसको, ठीक है? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे छोटी-छोटी सी वेल्स है, जहाँ पे अपन डालते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, डीएनए को डालते हैं एंड इसके फिर जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं एंड जो थोड़े मोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट होते हैं बेटा, वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको पता है बेटा, इसको स्टेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं एंड इसको विजुअलाइज़ करने के लिए अपन यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो आपको वो जो फ्रैगमेंट्स है वो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे बेटा, ठीक है? और इसको देखने के लिए यूवी लाइट से एक्सपोज़ करना पड़ता है। यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो 2-2 चीज़ें जो मैंने आपको बोली अभी-अभी, उसी को अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये जो स्टेप होती है, ये स्टेप
जिसमें जेल में से कट करके डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं। इस स्टेप को क्या बोलता हूं मैं? इल्यूशन बोलता हूं बेटा, ठीक है। द स्टेप इन विच डीएनए आर कट आउट ऑफ एगरस जेली, इट इज कॉल्ड इल्यूशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे। ओके, तो आपको पता है बेटा, आपने प्लाज्मिड को लिया है फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरह से प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए, इसमें कट लगाने के लिए आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका डुप्लीकेशन क्या कैसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है, तो ये वेक्टर जो है वो कैसे बार बार रेप्लिकेट होना चाहिए। इसके 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से करते-करते ही तो अपने को मल्टीपल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई मिलेंगे या प्लाज़्मिड मिलेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो इसको क्या-क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कैसे ये बढ़ेगा, कितनी कॉपीज़ बनेगी बेटा, ठीक है? तो आपको देख पा रहे हैं जैसे कि, ठीक है, बस अपना ये काम है बेटा कि अपना जो फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए है, उसके प्लाज़्मिड डीएनए को या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को उसको चिपका देना है एंड इससे मल्टीपल कॉपीज़ अपन उससे बना सकते हैं और यही अपने को चाहिए। ओके? अब आपको पता है बेटा, अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में, ठीक है बेटा, क्लोनिंग इनटू द वेक्टर में मतलब एक वेक्टर की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए कि वो अच्छे से एक अच्छा वेक्टर कहलाए, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर एक ओरी साइट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर है, तो इस पे यहाँ पे एक स्पेसिफिक ओरी साइट होनी चाहिए, ठीक है। ये जो ओरी साइट है, आप ऐसे बोल सकते हो, इसी की वजह से कॉपी होगी, ठीक है। मतलब प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती है ओरिसाइट, ठीक है। एंड प्लाज्मिड को बहुत ज़्यादा लेवल पे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए जो उसकी ताकत होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, वो साइट यहाँ पे होनी चाहिए। इस साइट की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ प्लाज्मिड बन सकती है, ठीक है। लेकिन गलती से अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ओरी साइट पे चिपका दिए तो, जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन डीएनए यहाँ चिपकाना था, लेकिन आपने ओरी साइट पे चिपका दिए तो फिर ये जो पूरा का पूरा प्लाज्मिड है, कभी भी रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ओरी साइट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द डीएनए शुड नॉट क्लोन इन वेक्टर whose origin site supports high number of कॉपीज, ठीक है। तो ऐसे एलियन डीएनए को ऐसे वेक्टर में चिपकाओ जिसकी जो कॉपी करने की ओरिसाइड जो है, ओरिसाइड में ताकत जो है वो बहुत ज्यादा है, वो मल्टीपल कॉपीज बना सके, ठीक है बेटा। चलिए, इतना समझ गया। चलिए, तो अब सिलेक्टेबल मार्कर पे आते हैं बेटा। सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत क्यों होती है इनटू द वेक्टर? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपके सामने ये वेक्टर है बेटा, इस वेक्टर में आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर के नाम पे मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, देखिए क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, नॉर्मल ई कोलाई डज नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो कौन से एंटीबायोटिक्स है बेटा? एम्पिसिलिन, क्लोरोमेफेनेकॉल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड कैमासाइक्लिन। इनके खिलाफ नेचुरली जो ई कोलाई होता है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस की पावर नहीं होती है। ये जो है ना, ये मैंने बनाया है, ये ह्यूमंस ने बनाया है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि मैंने इस के अंदर दो तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर डाल दिया है। मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाया है, मैंने इसको एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। एंड यही आप ऐसे बोल सकते हो कि यही वो एरिया है जहां पे एलियन डीएनए चिपकना चाहिए, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा? सिलेक्टेबल मार्कर का फंक्शन क्या है? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे चार तरह के कॉलोनीज है, ये एक कॉलोनी है, ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है बेटा। तो इसमें से किसके ऊपर किस कॉलोनी के ऊपर फॉरेन डीएनए जाके चिपक गया है, ये चीज मेरे को बताने वाला है ये सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये कैसे बताएगा, इस चीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे एक वेक्टर है एंड वेक्टर के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे वेक्टर लिया है, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर लिया है, बहुत सारे इकोलाई लिया है एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है।
ठीक है। इसमें से ये जो है फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला जो है, इसके अंदर फॉरेन डीएनए चिपक चुका है। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर फॉरेन डीएनए चिपक चुका है करके? सबसे पहले ये जो फॉरेन डीएनए चिपकता है बेटा, ये ईदर ऑफ द टू, जो टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे चिपकता है। तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो डीएनए है ये है। ठीक है, अब इसमें ये चिपक चुका है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पे चिपक चुका है। ये जो वेक्टर है PBr322, ये इसमें एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस पहले से था। ठीक है, था मतलब मैंने डाला है ना इसके अंदर। नॉर्मली जो ई कोलाई है उसके अंदर तो वो पावर है ही नहीं, लेकिन ये ई कोलाई के अंदर मैंने ये वेक्टर को डाला है, जिसके अंदर मैंने एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस का पावर डाल के रखा है। अब आप बोल सकते हो कि ये एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन में रेजिस्टेंस शो करेगा, मतलब आपने इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया है जिसके अंदर एम्पिसिलिन है, आपने इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, ये यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये जो फॉरेन डीएनए था ये चिपक चुका है। कौन से एरिया में चिपका है? ये चिपक गया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में चिपक गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पूरे वेक्टर को या इस ई कोलाई को डाल दोगे इनटू एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन का तो रेजिस्टेंस पावर इसके पास है, यहाँ पे वो जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में इसको डालोगे, वो मर जाएगा, मर जाएगा वो। कैसे? क्योंकि इसका जो डीएनए है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ये चिपक चुका है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पे। इसलिए जैसे ही आप अभी जो उसकी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस की पावर है ना, ये हट चुकी है। वेरी क्लियर? तो अगर आप ये वाले देखिए, ये वाला जो है, ये डीएनए है या ये वेक्टर है, इसको डालोगे तो ये दोनों जगह सर्वाइव करेगा, ये भी दोनों जगह सर्वाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एलियन डीएनए चिपका नहीं है ना। ये एंटी एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव करेगा, ये भी 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 करेगा, क्योंकि इनमें कोई भी जो एलियन डीएनए चिपका ही नहीं है। लेकिन ये वाला जो डीएनए था लास्ट वाला, इसके अंदर एम्पिसिलिन प्रोड्यूसिंग जीन चिपक चुका है। कौन से एरिया में चिपका है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में चिपका है। तो ये एम्पिसिलिन वाले एरिया में तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन उसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में चिपक चुका है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे एक बात बताइए कि इन सारों में से कौन-सा ट्रांसफॉर्मेंट है या कौन-सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है एक्सेप्ट फॉर दिस, क्योंकि इसमें एलियन डीएनए चिपक चुका है। तो अब ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। तो यही तो अपना तरीका था, सिलेक्टेबल मार्कर। ये मार्क बताता है ये क्या था। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर अपन ने किसको यूज किए थे? इसमें अपन ने एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की पावर को यूज किए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्योंकि आपको पता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कहाँ चिपकने वाला है? इधर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया पे चिपकने वाला है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है या कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है बेटा, अब एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है, जैसे अपन ने हीट किल मेथड यूज किए, अपन ने जीन गन लॉजिस्टिक मेथड किए या हीट शॉक मेथड का यूज किया। आपको पता है हीट शॉक मेथड में अपन क्या करते हैं? ये फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए, ये वेक्टर है। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए को अपन रखते हैं। ठीक है, एंड ये इसको ऊपर हीट किल करते हैं, मतलब हीट किल मतलब 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि ये जो फॉरेन डीएनए था, ये इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया वाले में चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पेट्री डिश को देखे होंगे ना, तो पेट्री डिश में आपको 1, 2, 3, 4, 5
5 कॉलोनीज मिल जाएगी। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, ये कॉलोनी नंबर 1, ये कॉलोनी नंबर 2, ये कॉलोनी नंबर 3, ये 4, ये 5। तो अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कॉलोनी नंबर 4 जो थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट है। और ये बाकी के जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है बेटा, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, कॉलोनीज बन चुकी है। ठीक है, मतलब कहीं न कहीं इसमें आपके बोल सकते हो कि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट हो चुका है बेटा। इसके अंदर ये जो एलियन डीएनए था, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली एरिया में चिपक चुका है, लेकिन इनमें किसी में से भी नहीं चिपका है। ना 1, 2, 3 ना 5 में चिपका है। तो अगर मैं 1 में से, ये पूरी कॉलोनीज़ है बेटा, इस कॉलोनीज़ में से कुछ ऑर्गेनिजम्स को या क्लोज प्लाज्मिड को या कुछ वेक्टर्स को मैं निकालूंगा एंड टेट्रासाइक्लिंग रेजिस्टेंस वाले एरिया में डालूंगा या टेट्रासाइक्लिंग सॉल्यूशन में डालूंगा, तो वो जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि इसमें वो एलियन डीएनए चिपका ही नहीं है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में। ठीक है बेटा, तो ये जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा। लेकिन ये जो चौथा नंबर के ऑर्गेनिज्म थे, ये चौथे नंबर के ऑर्गेनिज्म में ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया था, इस पे एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए चिपक चुका है। मतलब यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन चिपक चुका है। तो इसकी जो टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंस वाली पावर थी, वो रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप ये चौथे नंबर वाले के कुछ ऑर्गेनिजम्स को ये टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो तो मर जाएंगे। मतलब आपने डिफरेंशिएट कर लिए हैं फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वेरी क्लियर बेटा, इतना इजी चीज है ये। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने बोला कैसे कि कैसे अपन ने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये किया है, एंड इसमें क्या यूज किया मैंने, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का पावर को यूज किया। क्योंकि जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन चिपक गया होगा, वो तो मर जाएगा। ठीक है बेटा, एंड जिसमें नहीं चिपका होगा वो जिंदा रहेगा, मतलब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है बेटा, एंड ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है जो मर जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट हो चुका है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स को इन वेक्टर 3 पीबीआर 322, तो आपको पता है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप इसको इस सॉल्यूशन में डाल दोगे तो ये मारा जाएगा, क्योंकि ये लूज कर चुका है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की पावर। क्यों लूज कर चुका है? ड्यू टू इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जो मर जाएगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको अपन सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है, एंड बचे बाकी जो जिंदा रहेंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है बेटा। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि इसमें आपको दिखाया ये एरिया SAL1 है, ये जो है BAMH1 है। ठीक है, पाइव्यू 2, ठीक है, रॉप एरिया, फिर ऑरी साइड मैंने आपको बताया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एरिया जो कि बाम एरिया वाले में होता है, ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस वाला PS2 PSV1 में होता है बेटा। इको R1 है। ठीक है, इसके बाद क्लैवन एंड हिंड 3। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एंजाइम्स अपन ने यहाँ पर डाल दिए हैं ई कोलाई वेक्टर पे। ठीक है, इसका एक लाइन भी अंडर पढ़ लीजिए बेटा, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है? हिंड 3, ठीक है, इको R1 BAMS SAL1, ये सारी है। ठीक है बेटा, ओरी, ठीक है, ओरी साइट आपको पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स भी दी है टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये रोप प्रोटीन्स बनाता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है प्लाज्मिड के। ठीक है, जो प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज बनेगी, प्लाज्मिड की कितनी कॉपीज बनेगी, ये डिसाइड करता है बेटा रोप कोड्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखिए बेटा कि किस तरह से चीजें होती है। ठीक है, और आपको पता है कि इस चीज को आप इंजर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर वो चिपक चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंजर्ट होने की वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी है, तो इसको इंजर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, द recombinants will grow in ampicillin containing NDN but not in tetracycline। ठीक है बेटा, चलिए
तो ये समझ गए अपने को। ये एक और चीज़ बेटी अपन छूट गई है कि रिकॉग्निशन साइट, ठीक है? तो अपने को एलियन डीएनए को वेक्टर में चिपकाना है तो वहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट होती है बेटा, मतलब एक बहुत कम जगह पे ही वो चिपक सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पे ही वो चिपकना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरी जगह पे वो चिपकाना तो फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ओरी साइट पे चिपक गया, ओरी साइट पे चिपक गया, तो आपको पता है कि ये प्लाज़्मिड रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे तो चिपकना ही नहीं चाहिए। रॉब साइट पे भी नहीं चिपकना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि प्लाज़्मिड की कितनी कॉपी बनेगी, ठीक है? तो इस तरह से कहीं पे भी नहीं चिपकना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एरिया एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पर ही चिपकना चाहिए। तो वो उसके रिकॉग्निशन साइट होते हैं भैया कि यहीं पे वो आप चिपको, ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था बेटा कि ये जो एरिया है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले एरिया पे वो न्यू फॉरेन डीएनए चिपक चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आप बोल सकते हो बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। मैंने अभी-अभी बताया आपको कि अगर वो चिपक गया तो जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है। अब इसी तरह का एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल दिया है बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडिस के बारे में, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो लैग जेड जीन होता है, ये प्रेज़ेंट होता है एंड बीटा गैलेक्टोसाइडिस की वजह से लैक्टोज़ का ब्रेकडाउन होता है इंटू ग्लूकोज़ एंड गैलेक्टोज़। लेकिन अगर जो एलियन डीएनए है, इसके साथ चिपक चुका है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे चिपक चुका है एंड लैग जीन्स को उसने इनएक्टिवेट कर दिया है, तो अब क्या होगा बेटा कि कन्वर्शन नहीं होगा, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली ये क्या करता है, नॉर्मली ये जो लैग जीन होता है, ठीक है? ये लैग जीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडिस के हेल्प से एंजाइम की वजह से लैक्टोज़ का ब्रेकडाउन करता है इंटू लैक्टोज़ एंड ग्लूकोज़ एंड इसकी वजह से उस सॉल्यूशन का कलर क्या आ जाएगा? ब्लू। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गलती से ये हो गया कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो चिपक चुका है अब इस पे, तो आपको पता है ये लैग जीन डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज़ जो है काम नहीं करेगा एंड ब्लू कलर नहीं आएगा। ब्लू कलर नहीं आएगा। ब्लू कलर नहीं आया मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपक चुका है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बेटा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब जब ब्लू कलर आएगा तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्यों? क्योंकि लैक्टोज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज़ इंटू गैलेक्टोज़, इससे ब्लू कलर आ रहा है। लेकिन अगर ये एलियन डीएनए चिपक चुका है तो ये लैग जीन को इनएक्टिवेट कर देगा एंड लैग जीन इनएक्टिवेट होगा तो फिर लैक्टोज़ का ब्रेकडाउन नहीं होगा ग्लूकोज़ इंटू गैलेक्टोज़ एंड फिर ब्लू कलर नहीं आएगा। मतलब जब ब्लू कलर नहीं आएगा जिनमें, तो वो क्या है बेटा? वो ट्रांसफॉर्मेंट है एंड जिनमें ब्लू करंट कलर आया, वो क्या है? वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। फिर से सुनिए, जिनमें ब्लू कलर आया, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है एंड जिनमें ब्लू कलर नहीं आया, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है बेटा, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में देखिए, दिस रिजल्ट इन कोडिंग ऑफ एंजाइम रेफर्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बेटा कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसकी वजह से जो आपका लैक्टोज है, इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज इनटू गैलेक्टोज एंड इसकी वजह से क्या आता है? ब्लू कलर आता है। तो देखिए, द कॉलोनीज विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर आर रिकॉम्बिनेंट, या आप इसको ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हो एंड जो ब्लू कलर देते हैं वो क्या होंगे बेटा? वो रहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है? द बैक्टीरिया विच डज नॉट हैव द इंसर्ट विल गिव ब्लू कलर। ठीक है? हो सके तो रिवाइज करके देख लीजिए मैंने क्या बोला है अभी। ठीक है? जिनमें ब्लू कलर आएगा मतलब उसके अंदर वो लैग जीन एक्टिवेट है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज इंटू गैलेक्टोज, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है एंड जिनमें ब्लू कलर नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल है, कलरलेस है, दे आर ट्रांसफॉर्मेंट। कलरलेस है ना बेटा? ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, जिनके अंदर ब्लू कलर आएगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है एंड जिनके अंदर ब्लू कलर नहीं आएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट में हो चुके हैं, क्योंकि प्लाज्मिक जो वेक्टर डीएनए उस पे एलियन डीएनए चिपक चुका है बेटा। ओके, ठीक है बेटा। तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें सिर्फ एक ही लाइन अंडरलाइन कीजिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ठीक है? तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है, ये क्या करता है? ट्यूमर इंड्यूस करता है।
ट्यूमर या फिर कैंसर आप प्रोड्यूस कर सकता है बेटा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिक्रोसिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर एंड पैथोजेनिक टू प्लांट्स, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये क्या करने वाला है, प्लांट्स को कैंसर प्रोड्यूस करेगा ताकि अपन उसके ऊपर स्टडीज कर पाए, ठीक है। यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्रोफैक्टरम ट्यूमिफिसेंस, ठीक है बेटा। चलिए इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे। चलिए बेटा नेक्स्ट चीज जो है कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉम्पिटेंट होस्ट, तो किस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि डीएनए को जो होस्ट के अंदर, देखिए अपन ने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए है, अब किसे कैसे उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, ये अपना एक नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए होस्ट, एंड किस तरह से उसके डीएनए को अंदर अपन भेजेंगे प्लाज्मिड को, इस प्रक्रिया को अपन देखने वाले हैं कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी करके, ठीक है। तो कौन से तरीके हैं बेटा कि जिससे अपन इस जो प्लाज्मिड है इसको इंसर्ट करने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले तो आते हैं बेटा केमिकल मेथड्स, जिसमें अपन प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल एक डिजायर्ड जीन को प्लेस करते हैं इन अ कंटेनर ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसके अलावा हीट शॉक मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है, ये होस्ट है, तो इनको गर्म करते हैं एक साथ 42 डिग्री सेल्सियस के तक, फिर इनको आइस में पोर करते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर आइस में डालते हैं, फिर 42 डिग्री। तो इनमें ये जो प्लाज्मिड है होस्ट के अंदर चले जाता है बेटा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेकअप, ठीक है, अंदर चले जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो एक और तरीका है जिसको माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओवम वगैरह है या कोई न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, होल डीएनए का न्यूक्लियस एनिमल सेल का, तो उसके अंदर डायरेक्टली एक इंजेक्शन को डालते हैं, डिजायर जीन्स को उसके अंदर डाल दिया जाता है बेटा प्लाज्मिड वगैरह को, तो ये भी एक है, लेकिन इसको बहुत एक्सपर्टाइज लगता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा फिर बायोलिस्टिक मेथड है बेटा, ये बायोलिस्टिक मेथड या जिन गन मेथड बोलते हैं इसको अपन, या फिर आप इसको शॉर्ट गन मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि डीएनए को जो मॉलिक्यूल होता है इसको गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स से कोट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड पार्टिकल एंड टंगस्टन पार्टिकल, इसकी बुलेट बनती है जो कि 1 to 2 माइक्रोमीटर की होती है बेटा, ठीक है, म्यू एम की होती है, एंड इसकी जो स्पीड होती है 1400 फीट पर सेकंड की स्पीड से इसको बम्बार्ड करते हैं बेटा, किसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल पे इसको बम्बार्ड करते हैं, होस्ट सेल पे, ठीक है। एंड अगर उसको वो बम्बार्ड कर दिए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो एलियन डीएनए है प्लांट के डीएनए के साथ चिपक जाएगा अंदर जाके, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना अपने को समझ चुका है कि किस तरह से अपन ये प्लाज्मिड जो है या फॉरेन डीएनए को अंदर होस्ट के अंदर घुसाएंगे, ओके ठीक है बेटा। चलिए देखिए बेटा, तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, तो ये पूरा जो चैप्टर है उसका सार है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने आइसोलेट किए है डीएनए, ठीक है, वेक्टर डीएनए को भी किए एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी किए। फिर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किए है, ठीक है बेटा। फ्रेगमेंटेशन किससे किए है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किए। फिर इसको अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किए बेटा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट ज्यादा लंबा जाएगा उसमें एंड जो मोटा रहेगा वो नीचे रहेगा। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, ठीक है। तो अब ये जो जीन बाहर निकाले हैं ये करके निकाल के बेटा उसको अपन ने वेक्टर के अंदर डाल दिए। अब वेक्टर को किसके अंदर डाल दिए, होस्ट के अंदर डाल दिए, एंड होस्ट का कल्चर कर डाले लार्ज मीडियम पे, ठीक है बेटा, बायो रिएक्टर्स के अंदर, ठीक है बेटा, टैंक के अंदर। तो यही सारी चीजें प्रोसेस है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसका फ्रेगमेंटेशन विथ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फिर लाइगेशन, ठीक है, इनटू वेक्टर, वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर लिए इनटू होस्ट एंड होस्ट को कल्चर कर लिए, ठीक है बेटा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके नीचे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो चीज है ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, ठीक है। तो स्पूलिंग ये टेक्निक पूछी जाती है कि डीएनए को रिमूव करने की, सेपरेट आउट होने के बाद उसको निकालने की प्रोसेस है, उसको स्पूलिंग बोलते हैं बेटा। अब ये देखिए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये आइडियली सबसे फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए थी बेटा, क्योंकि सबसे पहले यही होने वाला है कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये सेल वॉल है,
ठीक है, प्लांट सेल वॉल है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर डीएनए है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल को हटाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सेल्यूलोज। जब इसमें सेल्यूलोज डालूंगा तो ये हट जाएगी, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची है, इसके लिए आपको लाइपेज या फिर आप ऐसे बोल सकते हो प्रोटीज देना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोलिपिड लेयर होती है बेटा, प्रोटीन से बनी हुई, ठीक है, ये भी हट गई। फिर न्यूक्लियस के लिए उसको देना पड़ेगा, इस तरह से फिर आप फाइनली डीएनए तक पहुंच पाओगे, ठीक है, एंड उसको आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीजें दी है कि लाइजोजाइम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से किसी डीएनए को आपको निकालना है तो आप पहले लाइजोजाइम नाम के एंजाइम का यूज करेंगे, प्लांट सेल में से सेल्यूलोज करेंगे, एंड फंगस में से अगर आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है तो काइटिनेज, क्योंकि आपको पता है बेटा कि फंगस की सेल वॉल कैसे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है बेटा, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि प्रोटीएज तो है, इसको प्रोटीएज प्रोटीन को ट्राइबोन्यूक्लियस कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोटीएजेस, ये सारी चीजें तो है। इसके अलावा चिल्ड इथेनॉल का भी यूज कर सकते हैं प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं टू प्रेसिपिटेट द डीएनए, ठीक है बेटा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चिल्ड इथेनॉल का अपन यूज करते हैं करके, ठीक है। चलिए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो आपको पता है सबसे पहले इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे बेटा, फिर इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे एगरोस जेल में, ठीक है बेटा, एंड इसके बाद इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आने देंगे, ठीक है। आपको पता है कि इसके अंदर ये जो था ये कैथोड था, सॉरी ये निगेटिव था, तो ये होगा कैथोड, एंड ये जो था ये एनोड था। जब इसमें वेल्स में डालूंगा मैं तो डीएनए का फ्रेगमेंट जो है टूवर्ड्स एनोड दौड़ने लगेगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ दौड़ता है बेटा, ठीक है। इसका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है बेटा, जहाँ पे उसका पीएच एंड जो उसकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल होने लगती है, तो वहां पे जाके वो रुक जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है इसमें से अपन इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालेंगे कट करके, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी है, कटिंग एंड आइसोलेशन कैसे करते हैं ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है सिंगल डीएनए का, जो कि अपने को बड़े मुश्किल से मिला हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये है ए टी जी जी, ठीक है। तो ए के अगेंस्ट क्या रहता है टी, टी के अगेंस्ट ए, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सी एंड ये सी, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहले करूंगा बेटा डी नेचर, मतलब इसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करूंगा। ये हो गया टी ए सी सी, और ये हो गया ए टी जी जी, ठीक है। ये दो अलग अलग हुए। अब इसमें एनेलिंग करूंगा, प्राइमर्स डालूंगा बेटा। तो आप ऐसे बोल सकते हो टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज से आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जुड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ए के आगे जुड़ जाएगा टी ऑटोमेटिकली, ठीक है। टी के आगे ए, इसके आगे सी, इसके आगे सी, ठीक है, सी सी। इसके आगे आपको पता है क्या जुड़ेगा बेटा, इसके आगे जुड़ेगा ए, इसके आगे जुड़ेगा टी, इसके आगे जुड़ेगा जी, इसके आगे जुड़ेगा जी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रैंड न्यू बना है ए टी, ठीक है, ए टी जी जी टी ए सी सी, वो ओरिजिनल स्ट्रैंड जैसा ही तो है। तो मैंने ये प्रोसेस से, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसको फर्दर यही प्रोसेस से मैं डीनेचुरेशन एनेलिंग एंड एक्सटेंशन करते करते मल्टीपल कॉपीज बना सकता हूँ थ्रू पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है बेटा। नीट में ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको इतना याद रखना है बेटा कि सबसे पहले, राइट, ठीक है बेटा, तो मल्टीपल कॉपीज बनाना है। तो हाई टेम्परेचर पे अपना डीएनए सह नहीं पाएगा, इसलिए अपन टैक पॉलीमरेज का यूज करने वाले हैं बेटा, जो कि थर्मस एक्टिव एक्वेटिकस बैक्टीरिया से अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन जो होगा बेटा 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एंड इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड सेपरेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा एनिलिंग, ठीक है। अगर
अगर आप एनेलिंग की प्रोसेस करोगे बेटा, तो एनेलिंग की प्रोसेस भी ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर डीएनए का टेम्परेचर कम होने लगा या 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं रहे, तो वो फिर से डबल स्टैंडर्ड जुड़ने लग जाएगा, ठीक है? तो इसको अपने को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे बोल सकते हो, एनेलिंग करेंगे बेटा, एंड एनेलिंग में प्राइमर वगैरह जुड़ेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लाने का काम करेगा टैग पॉलीमरेज, ठीक है बेटा? टैग पॉलीमरेज, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, एंड इस तरह से आपने को एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेल्सियस पे पूरे एम्प्लीफाइड फॉर्म्स मिलेंगे पीसीआर, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, 1 बिलियन टाइम कॉपीज भी मिल सकती है इसकी, ठीक है? तो ये जो टेक्निक होती है बेटा, पीसीआर टेक्निक इसको बोलते हैं बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्यों यूज किए जा सकती है? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कोई क्रिमिनल है कि जो खून करके भागा है, इसके बूंद की सिर्फ जिसके खून की एक बूंद मिली अपने को लाश के बॉडी के पास, तो इसके ऊपर फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, एंड आप ऐसे बोल सकते हो इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं अपन डीएनए की, ठीक है बेटा? एंड अपन फिर उसको बहुत सारे टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं ना, कितने सारे डीएनए, कितने सारे रिपोर्ट अपने को बनानी पड़ सकती है कि इसके डीएनए का सीक्वेंस ये है, कितने सारे लोगों के साथ, विक्टिम्स के साथ मैच करके देखना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल था, वो क्रिमिनल था, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए यूज़ करते हैं बेटा पीसीआर टेक्निक, ओके? तो आपको पता है बेटा कि ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, दैट एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, प्राइमर को एक्सटेंड करता है न्यूक्लियोसाइड के सीक्वेंस को जोड़ जोड़ के, ठीक है बेटा? तो आपको पता है इससे 1 बिलियन कॉपीज भी बन सकती है उस सिंगल डीएनए की, ठीक है? एंड आपको पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एंजाइम होने वाला है बेटा? टैग पॉलीमरेज। एंड टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसको अपन ने कहाँ से आइसोलेट किए हैं? इसको आइसोलेट किए हैं थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, ठीक है बेटा? एंड ये जो टैग पॉलीमरेज है, ये 55 टू 65 एंड इससे भी हाई टेम्परेचर पे काम करता है बेटा, 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है, क्योंकि अगर इससे कम डिग्री सेल्सियस पे अपन डीएनए को रखेंगे तो वापस से जुड़ना चालू कर जाएगा वो, ठीक है? इसलिए अपने को हाई टेम्परेचर पे उसको रखना पड़ता है, ठीक है? एंड इसके बाद लाइगेट उसको कर देते हैं, ठीक है? तो यही चीज, सारी चीजें हैं बेटा। अब देखिए बहुत बेसिक चीज़ को बनाने की कोशिश किया है बेटा कि सिलेक्टेबल मार्कर किस तरह से आते हैं। जो अभी तक अपन ने पढ़े थे उसके थोड़ा भी नीचे का वर्ज़न है ये, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एकदम बेसिक ई कोलाई है या कोई तो भी सेल है, ठीक है? इस सेल में किसी भी तरह की पावर नहीं है। ना इसमें एम्पिसिलिन रेज़िस्टेंस की पावर है, ना टेट्रासाइक्लिन की रेज़िस्टेंस की पावर है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि इसको मैंने अगार प्लेट में रख दिया है, ठीक है? एंड इसमें किसी भी तरह से जीन गन मेथड से या फिर हीट शॉक मेथड से या किसी भी मेथड से, केमिकल मेथड से, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर मैं एक फॉरेन डीएनए चिपकाने की कोशिश करूँ, जो कि है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की पावर। अब अगर मुझे पता करना है कि इसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की पावर है या नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, इन पूरे सॉल्यूशन को मैं डाल दूँगा एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में। जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, उसमें क्या मिलेगा? एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस की पावर मिलेगी मेरे को। तो कहीं न कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 प्लेट्स सेट थे, 1, 2, 3, 4, इसमें से जो तीसरे नंबर का था, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जो जीन है, वो जुड़ चुका है। अब इन तीनों को मैं डाल दूँगा किसमें? एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में डाल दूँगा। ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये ज़िंदा रहेगा। ये ज़िंदा रहेगा मतलब इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन जुड़ चुका है। तो इस तरह से मैंने उसको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह पहचान लिया है, ठीक है? क्योंकि इस ये मरा नहीं, ठीक है? बाकी जो थे वो मर चुके हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है बेटा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश की है बेटा कि ऑब्टेनिंग फॉरेन डीएनए जीन प्रोडक्ट, ठीक है? तो आपको पता है कि कहीं न कहीं अपन ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लिए हैं, ठीक है? एंड इसको आपको पता है मल्टीपल लेवल पे अपने को प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो हैबरिंग क्लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रोन, ठीक है? लार्ज स्केल पे एंड लेबोरेटरी पे उसको अपने को कल्चर करना है। तो इसके लिए अपन बड़े-बड़े से जो स्टेट टाइप बायो रिएक्टर्स है, इनका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो इस पेज को आप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो, यहाँ से कोई भी एमसीक्यू नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि हाई यील्ड में अपने को प्रोडक्शन करना है, तो कहीं न कहीं लार्ज क्वांटिटी में बायो रिएक्टर्स
का यूज़ करना पड़ेगा। इससे आप ऐसे बोल सकते हो 100 से 1000 लीटर तक अपना जो कल्चर है अपने को मिलेगा बायोरिएक्टर्स में। लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि पीएच जो है, एंजाइम्स कम ना पड़े, जो माइक्रोबियल प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स है वो प्रोवाइडेड होने चाहिए। इसमें टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो आपको पता है आपके सामने 2 बायोरिएक्टर्स के डायग्राम आ चुके हैं। ये जो पहला वाला है ए, इसको अपन बोलते हैं सिंपल स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर, एंड दूसरा जो है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर, एयर बबल्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है बेटा। ठीक है? तो इसमें अपन याद रखेंगे कि इसका जो बेस होता है ना, ये बेस फ्लैट नहीं होता है। ठीक है? ये जो स्टिर्ड टाइप है ना, सिंपल स्टिर्ड टाइप, इसका बेस फ्लैट नहीं होता है, इसका बेस फ्लैट होता है बेटा। ठीक है? इसमें स्पार्जर होता है। ठीक है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एसिड बेस पीएच, मतलब कभी-कभी सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर पीएच पे अगर मेंटेन करके रखना है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका पीएच होना चाहिए 7। ठीक है? न्यूट्रल होना चाहिए ये। ठीक है? तो कभी एसिडिटी बढ़ती रही तो मैं बेसिसिटी ऐड करूँगा और 7 बनाऊँगा। कभी बेसिसिटी हो ऐड होती रही तो मैं उसको एसिडिक बना दूँगा। ठीक है बेटा? तो इस तरह पीएच को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद स्टीम फॉर स्टरलाइज़ेशन, स्टीम से उसको स्टरलाइज़ेशन किया जा सकता है बेटा। मीटर है, फोम ब्रेकर, ठीक है? ये जो नीचे है ये तो मिक्स करेंगे चीज़ों को, लेकिन ये जो ऊपर का है वो फ्रॉथ को, फोम को ब्रेक करता चलेगा बेटा। ठीक है? कल्चर ब्रॉथ है बेटा, स्टराइल एयर है। ठीक है? तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अपन एक स्पेसिफिक टाइप का इनोकुलम डोज डाल देंगे, एंड इसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि इसमें इसमें अपन सिर्फ छोटा-सा इनोकुलम डोज़ डाल देंगे। कुछ इसमें जो जीन जो थे प्लाज़्मिड कन्वर्टेड प्लाज़्मिड थे इसमें, एंड बाकी सारे जो थे वो पूरे न्यूट्रल थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे उनको भी वो कन्वर्ट करते चलेगा, एंड एक लार्ज अमाउंट में अपने को प्रोड्यूस मिलेगा। जैसे आप बोल सकते हो ना कि इसके अंदर मिल्क है, एंड मिल्क में अपन ने थोड़ी-सी दही डाल दी, तो पूरा ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह का कांसेप्ट यहाँ पे होता है बेटा। यहाँ पे अपन थोड़ा-सा इनोकुलम डोज़ डाल देते हैं, बाकी मटेरियल पूरा रॉ मटेरियल अंदर ही रहता है इसके, एंड बाद में वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? जैसे ई कोलाई प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है बेटा, तो इसमें अपन क्या करेंगे? ई कोलाई को डाल देंगे, एंड जो बेसिक जो रहेगा मीडियम वो उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है बेटा? चलिए, इसके अलावा फिर आप देख पा रहे हैं ये जो स्पार्जर टाइप है बेटा। ठीक है? इसमें भी पीएच का प्रोब रहेगा, गैस इंटरटेनमेंट रहेगा, बबल रहेंगे, इसमें से बबल निकल रहे हैं, तो एयर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। ठीक है बेटा? इसमें थर्मामीटर भी होता है, इसमें पीएच मीटर भी होता है, एंड इसका बेस जो होता है बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है? चलिए, एक इसको अपन पढ़ ही लेते हैं थोड़ा-सा। द स्ट्रेट टाइप बायोक्रियोसिल इज़ यूज्ड फॉर कर्व्ड बेस, ठीक है? टू फैसिलिटेट द मिक्सचर ऑफ रिएक्टर कंटेंट। तो आपको पता है ना ये वाला जो था बेटा इसका कर्व्ड बेस था, ठीक है? चलिए, द स्ट्रेट फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू बायोरिएक्टर। तो ऑक्सीजन को भी फैसिलिटेट करता रहता है एंड मिक्स करते रहता है बेटा। अल्टरनेटली द एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर। इफ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल फाइंड बायोरिएक्टर्स आर हैव एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल। ठीक है? तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के लिए भी एक पाइप दिया है बेटा, एंड फोम कंट्रोल, मतलब फोम अगर बनते रहेगा तो यहाँ पे एक फोम ब्रेकर ब्लेड भी है, तो वो ब्लेड जो है फोम को ब्रेक करते चलेगी। ठीक है बेटा? चलिए, एंड इसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल भी है, पीएच कंट्रोल भी है, मैंने अभी भी बताया बेटा। तो विड्रॉल पीरियोडिकली, ठीक है? तो अगर फोम बन रही है या फिर वॉल्यूम अगर बढ़ते जा रहा है तो उसके यहाँ पे एक आउटलेट ये भी रहेगा जहाँ से अपन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है? अच्छा, एक एमसीक्यू इसमें इम्पोर्टेंट है बेटा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टीयरिंग टाइप। ठीक है? ये वाला जो है स्टीयरिंग टाइप, सिंपल स्टीयरेड टाइप, ये कॉमनली यूज होता है बेटा। ठीक है? चलिए, तो इसके बाद लास्ट चीज़ को अपन देखते हैं बेटा इसमें, कि इसमें से एक एमसीक्यू कभी-कभी आ जाता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है। ठीक है? तो आपने प्रोडक्ट को बना लिया, ठीक है? प्रोडक्ट को बनाने के बाद सीधा-सीधा ह्यूमन के ऊपर तो अपन ये नहीं कर सकते हैं ना,
कहीं न कहीं उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि रॉ फॉर्म में है वो, ठीक है? उसको पैकेज करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, तभी जाके आप उसको ह्यूमन इसके लिए जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि कोविड के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो कोविड के टेस्ट पहले कुछ एनिमल्स वगैरह पे होंगे, फिर ह्यूमन्स पे होंगे, मतलब उसकी पूरी एक ट्रायल पीरियड होता है बेटा कि वो सेफ तो है ना, इससे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे करके, ये सारी चीज़ होती है इसमें, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या करेंगे, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करेंगे ड्रग का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालना है या नहीं डालना है, इसके अंदर इसके बाद वो ड्रग जो है स्पेसिफिक ट्रायल पीरियड के लिए जाएगी, जानवरों पे प्रयोग किया जाएगा, फिर इन्फेक्टेड पर्सन पे, फिर कॉमन व्यक्ति के लिए उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है? स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग रिक्वायर होती है बेटा इसमें, एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग-अलग टेस्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो अपन बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल वाले इसको खत्म कर चुके हैं बेटा। लेट अस स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ओके?